हेलो एवरीवन, आई एम निकी। स्वागत है आप सभी का लर्न एनसीईआरटी पे। आज हम लोग 6th क्लास के एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट लेंगे जो हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इतिहास, हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड किए। एक है इंडियन हिस्ट्री और सेकेंड है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। और ये जो इंडियन हिस्ट्री को जो 3 पार्ट में बांटा गया है वो जेम्स मिल के द्वारा बांटा गया है। अब चूँकि हमें एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना है, इसलिए हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड अर्ली हिस्ट्री। कहने का मतलब है प्री हिस्ट्री में हमारा स्टोनेज आ जाता है, प्रोटो हिस्ट्री में वो आता है जिसमें लिखित जानकारी तो हमें प्राप्त होती है, लेकिन उसकी लिपि को पढ़ा जाना संभव अभी तक नहीं हुआ है। और अर्ली हिस्ट्री जिसमें लिपि भी है और जिसे पढ़ा भी जा चुका है। अब इसमें हम प्री हिस्ट्री या स्टोन एज को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब हम पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में डिवाइड करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। इन हिंदी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम लोअर पैलियोलिथिक को भी उसके कल्चर के अकॉर्डिंग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें एक पेबल कल्चर आ गया, एक एसुलियन आ गया। पेबल में हमें 2 टाइप के टूल्स देखने को मिलते हैं, चॉपर, चॉपिंग। और इसके जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो सोहन घाटी, नर्मदा वैली के बारे में हम लोग इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। सेकेंड है असुलियन। असुलियन में आता है हैंड एक्स और क्लीवर। असुलियन को हिंदी में असुलियन ही बोलते हैं। सबसे पहले जो हमें पलवरम से जो टूल्स प्राप्त हुआ था हैंड एक्स 1863 में पलवरम से वो हैंड एक्स प्राप्त हुआ था, वो एसुलियन कल्चर का ही था जिसको रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था। और अतिरम्पक्कम से जो टूल्स प्राप्त हुआ था उसे विलियम किंग ने खोजा था। सेकेंड है मिडिल पैलियोलिथिक में जो टूल्स आते हैं, स्क्रैपर, बोरर पॉइंट। ये जो टूल्स है जिसे हम आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे, इसका यूजेस, तो हमें पता चलेगा इस टूल्स का यूज स्क्रैपर माने कुछ खरोंचने, छिलने में, जैसे पेड़ का छाल हो गया, किसी जानवर का खाल हो गया, उसको छिलने में यूज होता था। बोरर किसी चीज़ में होल करने में यूज होता था, पॉइंट, इन सब का। और थर्ड है अपर पैलियोलिथिक में जो टूल्स है वो ब्लेड पे बनने लगे थे और बहुत सूक्ष्म बनने लगे थे। इतना नहीं जितना मेसोलिथिक में मिलना स्टार्ट हो गए थे, बट हाँ जितना हम लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक में पढ़े उससे छोटे और ब्लेड पे बनने लगे। ये बहुत यहाँ ये पॉइंटेबल बात है कि यहाँ जो टूल्स बनने लगे हैं वो ब्लेड पे बनने लगे हैं। यहाँ के जो टूल्स प्राप्त हुए हैं ब्लेड, ब्यूरिल और बोन टूल्स। और यहाँ से हमें पेंटिंग्स का साक्ष्य मिलने लगे हैं जो पाटने से प्राप्त हुई है, जो शुतुरमुर्ग के अंडे पे हमें ये देखने को मिलता है। और अपर पैलियोलिथिक में हमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ जानने योग्य बात है कि अपर पैलियोलिथिक में ही कुर्नूल के मुश्तला, चिंतामणि, गबी से हमें बोन टूल्स मिलते हैं। और बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जहाँ से हमें ये पता लगता है कि अपर पैलियोलिथिक में आग का आविष्कार हो चुका था। जो हम ये पढ़ते हैं कि न्यूलिथिक में आग का आविष्कार हुआ है, बट ये तथ्य जो है ये सही नहीं है। अपर पैलियोलिथिक में ही इसका जो एविडेंस है मिलना स्टार्ट हो गया था। और अगर वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में देखें, यहाँ तो इंडियन परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तब अगर वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें लोअर पैलियोलिथिक से ही आग का एविडेंस मिल चुका है। लेकिन हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं तो बागोर से, कुर्नूल से यहाँ जो एविडेंस मिले हैं वो आग से तपे हुए मिले हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि यहाँ आग का आविष्कार पहले हो चुका था। थर्ड है मेसोलिथिक कल्चर बोले या माइक्रोलिथ्स बोले, यहाँ जो टूल्स मिलने लगे हैं वो माइक्रोलिथ टूल्स मिलने लगे हैं, ज्योमेट्रिकल, नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स, बहुत माइक्रो, बहुत छोटा छोटा, जिसका यूज जो है लोग क्या करते थे, जैसे कोई लकड़ी हो गया या फिर हड्डी हो गया, उसमें चिपरी लगाकर
छोटा गोंद से चिपका कर, पेड़ के जो गोंद होते हैं, नेचुरल गोंद होते हैं, चिपका कर उसमें यूज होने लगा। उसको हम मिश्रित औजार भी कहते हैं। इस टाइम तक मेसोलिथिक में हमें सावधान का और मेसोलिथिक के अंतिम फेज से मृदभांड का भी हमें एविडेंस मिलना स्टार्ट हो गया। वो भले ही बहुत अच्छे से प्रॉपर पके और प्रॉपर बने हुए नहीं थे, बट हमें हाँ यहाँ से एविडेंस मिलना जरूर स्टार्ट हो गए थे, वो भी लास्ट फेज के, मेसोलिथिक के लास्ट फेज से। पशुपालन का भी एविडेंस मिलना स्टार्ट हो गया। कृषि में हमारे जंगली दाने भी मिलने लगे, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और थर्ड है नियोलिथिक। नियोलिथिक से तो हमें काफ़ी कुछ एविडेंस प्राप्त हो गए हैं। जैसे यहाँ के जो टूल्स प्राप्त हुए हैं, यहाँ सब ये जो है टूल्स तो हमें पैलोलिथिक, मेसोलिथिक सब में प्राप्त हुए हैं, बट नियोलिथिक का इसमें सबसे डिफरेंसेस क्यों है कि नियोलिथिक में टूल्स है तो क्यों नियोलिथिक क्यों अलग हो जाता है इससे? क्योंकि यहाँ जो टूल्स प्राप्त हुए हैं वो पॉलिश टूल प्राप्त हुए हैं। इस पे जो टूल्स पे पॉलिश किया हुआ है, और मृदभांड जो है चाक पे बनना स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब चाक का आविष्कार हो गया। और कृषि का जो एविडेंस है एक प्रॉपर वे में मिलना स्टार्ट हो गया। समाधान का भी प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं कि बुर्ज होम से जो हमें समाधान प्राप्त हुआ है वो हम मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। कहने का मतलब जानवरों को भी पालतू बनाया जा चुका है। शल्य चिकित्सा का भी एविडेंस मिल चुका है। लोग अब हम लोग विषय वस्तु पे आते हैं। तो विषय वस्तु में जो टॉपिक पढ़ना है हमें, आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये सेकेंड अध्याय है। इसमें हम लोग देखते क्या है, इसमें भी हम लोग वही देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। कहने का मतलब है आरंभिक मानव जो है आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? क्योंकि अभी जो हम लोग देखते हैं अपने आस पड़ोस चारों तरफ, तो ऐसा नहीं है कि भोजन की तलाश में या किसी भी चीज़ के लिए हमें इधर उधर घूमना पड़ता है। एक जगह स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा घर नहीं है। तो ये सोचनीय बात है कि आरंभिक मानव है वो आखिर इधर उधर घूमते क्यों थे। तो हम लोग देखते क्या है कि हम उनके बारे में जो जानते हैं वो इस महाद्वीप का, माने भारतीय महाद्वीप का हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। वो इस उपमहाद्वीप का लगभग 20 लाख साल पहले रहा करता था। वहाँ के उस टाइम के जो मानव रहते थे वो क्या करते थे, आखेटक करते थे। जो आखेटक मतलब शिकार करते थे। और खाद में जो कंद मूल आते हैं उसे स्टोर करते थे, संग्रह करते थे दूसरे दिन के लिए। भोजन का इंतजाम करते थे। और इसी नाम से कहा जाता है। जो कहने का मतलब है आखेटक और खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता है। आखेटक का मतलब हो गया शिकार करना, खाद्य संग्रह मतलब क्या, कल के लिए भोजन का इंतजाम करना। इसी विधि को कहे गए आखेटक खाद्य संग्रह। आमतौर पे जो होता क्या था कि खाने के लिए जंगली जानवर का लोग शिकार करते थे। जंगली जानवर में मछली आ गए, चिड़िया आ गए, फल, कंदमूल, दाने, पत्ते, पौधे, अंडे इकट्ठे करते थे। और इसके लिए उन्हें एक जगह तो पॉसिबल होता नहीं था कि हम एक जगह से ही कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक हमें ये सारे चीज़ प्राप्त होते रह गए, ऐसा तो था नहीं। तो इसीलिए इसी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पे घुमा करते थे। और साथ में ये देखते हैं इसके और भी कई कारण थे। पहला कारण ये था कि वो एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते थे, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ के जो फल है, पौधे हैं, वो खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए उनको भोजन की तलाश के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। सेकंड कारण ये है कि जानवर जो है अपने शिकार के लिए या फिर हिरन, मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इन जानवरों को शिकार करने के लिए जो आदि मानव थे वो इनके पीछे पीछे जाया करते थे। इन वजह से भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तीसरा कारण ये था कि पेड़ और पौधे में जो फूल फल आते थे वो अलग अलग मौसम में अलग आते थे। इसलिए उनकी तलाश में भी मौसम के अनुसार वो अन्य इलाकों में घुमा करते थे। चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधा किसी का भी जीवन एग्जिस्ट रहना तो जो था पॉसिबल नहीं था।
इसीलिए होता क्या था कि पानी झीलें, झरने और नदियों में जो भी मिलते थे, इसके लिए अब कई सारे ऐसी नदियाँ थी जो बरसात के पानी के कारण वहाँ वर्षा रहता था, पानी स्टोर रहता था, तो उन्हें पानी अवेलेबल हो जाता था। लेकिन जैसे ही वर्षा ख़त्म हो जाता था, मौसम चेंज होता, पानी सूख जाता था, तो पानी की तलाश में भी इन लोगों को अलग-अलग घूमना पड़ता था। कहीं हाँ, जो सालों भर पानी रहता था, वहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती थी। स्पेशली अगर हम पानी की बात करें तो। आगे ये है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें आखिर मिलती कैसे है। तो आरंभिक मानव के बारे में जानने के लिए पुरातत्वविदों को बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिलती है जो यूज में अपने लाते थे। जैसे उनके लिए जो यूज किया हुआ टूल्स है, लकड़ियां हैं। लकड़ियां भले ही हमें उसका एविडेंस जो है हमें काफ़ी लंबे समय तक प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि वो जो है काफ़ी लंबे समय तक वो बच नहीं पाती है। और हड्डी के बने औजार है, इनमें से कई जो औजार है पत्थर के बने हैं, वो पत्थर के औजार बनना काफ़ी पॉसिबल था। और पत्थर के जो इसमें जो औजार है, जो उसका यूज वो फूल फल काटने के लिए करते थे, हड्डी और मांस को काटने के लिए करते थे। पेड़ की छाल को, जैसे मैं पहले ही बताई हूँ कि पेड़ की छाल को हटाने के लिए स्क्रैपर का यूज होता था। जानवर के खाल उतारने के लिए भी स्क्रैपर का यूज करते थे, जो वो स्टोन का टूल्स बनाते थे, पाषाण का जो टूल्स औजार बनाते थे। कुछ के साथ तो हड्डी और लकड़ी में मुट्ठा लगाकर, जो हमें कह सकते हैं कि मेसोलिथिक फेज से ये मिलना स्टार्ट हो गया है, जो मिश्रित औजार जिसमें आता है। कुछ ऐसे औजार मिले हैं जो लकड़ी काटने के लिए यूज होता था। लकड़ी का उपयोग जो है ईंधन के साथ साथ जो होता था अपना घर, आवास बनाने, झोपड़ी बनाने के लिए भी यूज करते थे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैसे मानव जो है बड़े बड़े पत्थर को, बड़े पाषाण को उठाकर दूसरे पाषाण पे मारते थे, ताकि वो एक छोटा सा चिपड़ी निकल जाए और वो उसे फ्लैक करके उसे टूल्स के रूप में यूज करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि पत्थर का औजार का उपयोग जो है हमारे बाएं देखें, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं ओर देखते हैं जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जानवरों के खाल को कैसे छीला जा रहा है। और यहाँ पेड़ है, इसके गद्दे को कैसे किया जा रहा है। आगे देखते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। अब ये बहुत सोचनीय बात है कि आदि मानव आखिर रहा कहाँ करते थे। तो उनको ऐसी जगह पे रहना उनके लिए पॉसिबल था और उनके लिए अच्छा था कि जहाँ उन्हें जानवरों से भी, बड़े बड़े जानवरों से बचा जा सके। जब मौसम चेंज हो तो बारिश से बचा जा सके। खाने के लिए, उनका जीविकापार्जन के लिए या आखेटक के लिए उनका सारा सुविधा प्राप्त हो सके। तो इसके लिए कंदराएं, पेड़, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, जहाँ से उनका एविडेंस भी मिला है। जहाँ भीमबेटका जानते हैं, वहाँ से रॉक पेंटिंग मिले हैं, जिसमें भी बहुत सारे उसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग आखेटक कर रहे हैं, और मानव का भी एविडेंस मिला है। हम लोग मानचित्र 2 में देखेंगे। जैसे इसमें जो लाल त्रिकोण से जो डिनोट किया गया है, उसमें जो दिखाया गया है कि वो जो पुरास्थल है जहाँ पे आखेटक और खाद्य संग्राहक होने का जो प्रमाण मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से आखेटक और खाद्य संग्राहक के रहते थे। अब कुछ थोड़ा बहुत जो इस मानचित्र में दिखाया गया है, जो कई ऐसे पुरास्थल है जो नदी और झीलें के किनारे पाए गए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग भीमबेटका की बात की हैं। भीमबेटका है, ये बुर्जहोम है जो नियोलिथिक साइट है, नवपाषाण काल है। और मेहरगढ़ के बारे में हम लोग पहले ही पढ़े थे कि यहाँ से जौ और गेहूं के जो साक्ष्य, प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, और चावल का साक्ष्य जो है हमें लोहरा देवा से प्राप्त हुए हैं। ये देखते हैं। यहाँ से जो लाल त्रिकोण में दिखाया गया है वो पूरा पाषाणिक स्थल है, जो ब्लू में दिखाया गया है वो नियोलिथिक साइट, नवपाषाणिक स्थल है, और जो हमारे ग्रीन सर्कल में दिखाया गया है वो महापाषाणिक स्थल है।
और आरंभिक गांव हैं और आधुनिक गांव हैं। कहने का मतलब है कि ये सब जो साइट था वो हर जगह हमें प्राप्त होती है। यहाँ कुरनूल की घाटियाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कुरनूल की घाटियाँ, यहीं से हमें आग का मुश्तली चिंतामणि गवी जो है, यहीं से हमें वो बोन टूल्स और आग का एविडेंस मिलता है। आगे है चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए कई जगह पे ऐसी जगह थे जहाँ हमें पत्थर आराम से एविडेंस इसका मिल चुका है। अब हम ये भीमबेटका के एक परिदृश्य देखते हैं। भीमबेटका जो है अभी आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इसमें कई पुरास्थल, इस पुरास्थल से कई गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग मिलने का कारण है कि लोग यहाँ जो है इस गुफाओं में रहते थे, क्योंकि उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी और आग का आविष्कार हो जाने के कारण उन्हें जानवरों से भी सुरक्षा मिलने में बहुत सुविधा मिल गई थी। ये गुफाएं जो है नर्मदा घाटी के पास है। आगे देखते हैं कि इसमें ये दिखाया गया है, एक शैली चित्र है, इसके बारे में देखना है कि कैसे जिन गुफा में लोग रहते थे उसमें कई सारे हमें चित्र मिलते हैं। चित्र के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि कौन किसका कैसे शिकार आखेट करते थे, कैसे खाद्य संग्रह करते थे। देखते हैं इस सुंदर उदाहरण को। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में भी ऐसे एविडेंस मिलते हैं, विंध्य की पहाड़ी में भी ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसमें जंगली जानवर के बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। और सबसे प्रथम हम ये जानेंगे कि पुरास्थल कहते किसे हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ से हमें औजार, बर्तन और इमारत, कहने का मतलब जो भी एक मानव, जैसे अभी भी हम लोग जो भी चीज़ यूज करते हैं उसमें हम अगर हमें कहीं पलायन करना हो तो हम क्या करेंगे, बहुत दूर जाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी जो कीमती वस्तु है उन्हें ले जाएंगे, लेकिन हम जो डेली यूज का सामान है उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो वही जो है पुरावशेष जो है ज़मीन में क्या होते हैं, अंदर रह जाते हैं। उसी का एविडेंस जब पुरातत्ववेत्ता को मिलता है, जिससे पता चलता है कि एक आदि मानव है या प्राचीन मानव है, वो किस किस चीज़ का यूज़ करते थे। जहाँ से हमें वो चीज़ मिलती है उस स्थान को हम पुरास्थल कहते हैं। और ऐसे वस्तु का जो निर्माण है लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वही छोड़ गए, जो ज़मीन के ऊपर या अंदर। कभी कभी हमें समुद्र और नदी के तल पे भी पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे आगे क्या है। अब हम लोग आग की खोज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कुरनूल की गुफा पहले ही देख चुके हैं, जहाँ से हमें राख का अवशेष मिला है। कहने का मतलब है जब हमें राख का अवशेष मिल रहा है तो इसका ये मतलब है, क्लियरली मतलब है कि आरंभिक जो लोग हैं आग जलाना सीख चुके थे। आग का इस्तेमाल हम कई वे में करते हैं, जैसे प्रकाश के लिए करते हैं, मांस भूनने के लिए करते हैं, खतरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए करते हैं। अब हम नाम और तिथियों के बारे में जानेंगे कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्व जो विद हैं वो उनके बारे में कई नाम रखते हैं। जैसे हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि आरंभिक काल को हम लोग पुरा पाषाण कहे हैं, जो यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, स्टोन के नाम से जानते हैं। यह जो पूरा स्थल है पत्थर के औजारों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पत्थर के औजार के लिए ये पूरा पाषाण का अगर हम डेट का बात करें तो 20 लाख साल से पहले, अब 12,000 साल पहले के दौरान को मानते हैं। इस काल को भी हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। आरंभिक कहिए या निम्न पूरा पाषाण कहिए, मध्य कहिए या मध्य पूरा पाषाण काल, और उत्तर पूरा पाषाण काल। और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है इसी काल में गठित हुई है। इसी कारण इसे पाषाण काल कहा गया है, क्योंकि उस टाइम की जो भी घटना हुई थी वो उसके लिए पाषाण जो है, स्टोन है, काफ़ी मायने रखता है। अब इस काल में हमें देखने को मिलता है कि इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव काफ़ी मिलता है। जिसमें मिलता है उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका डेट की बात करें तो लगभग 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर जो होते थे काफ़ी छोटे छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ्स यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों का जो यूज होता था वो हड्डियों में उसको छोटे छोटे जो टूल्स होते थे उस पर लगा कर, चिपका कर
यूज किया जाता था। साथ ही पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान में बनाए जाते थे। आगे युग की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। इसे नव पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल मतलब उस टाइम तक काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था मानव में, होमो सेपियंस आ चुके थे, आग का आविष्कार हो चुका था, पहिए का आविष्कार हो चुका था, चाक का आविष्कार हो चुका था, चाक पे निर्मित मृदवाहन भी बन चुके थे और वातावरण भी था काफ़ी अनुकूल हो चुका था। कृषि, पशुपालन, हर चीज़ का एविडेंस हमें नव पाषाण काल से मिल चुका है। और जो टूल्स बनने लगे हैं वो पॉलिश टूल्स भी बनने लगे हैं। इसलिए ये नव पाषाण काल जो है काफ़ी खुद में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए ये नव पाषाण काल इसका नाम भी पड़ा। अब हम लोग देखते क्या है, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसके बारे में हम लोग प्रचलित है, हम लोग पढ़े भी है। जैसे बुरजोम है, वहाँ से मानव के साथ कुत्ता का एविडेंस मिला है। कुर्नूल से हमें आग का मिला है, राख का एविडेंस मिला है। अब हम लोग देखते क्या है कि बदलती जलवायु बदलने से लोगों की हर चीज़ में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जलवायु के कारण ही इंसान का रंग, रूप, कद, हर चीज़, वहाँ का भोजन अलग अलग हो जाता है। लगभग 12,000 साल पहले की दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। पहले जो था पूरा आइसेस था, इसके कारण भी जो था मानव के शरीर पे पूरे बाल ढके, जानवर भी बड़े बड़े जानवर, उस पर भी बड़े बड़े बाल ढके। लेकिन जैसे ही जलवायु में परिवर्तन आया, गर्मी बढ़ने लगी, जो आइस था वो पिघल के नदियाँ, झरने बनने लगे, तो क्या हुआ, छोटे छोटे जानवर भी आने लगे, उन्हें भी प्यास लगे, तो पानी की तलाश में जानवर भी आए, मानव भी आए, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हुए, इंटरेक्ट भी हुए। उससे छोटे छोटे जानवर का भी आखेट करना मानव शुरू कर दिया। छोटे छोटे जानवर का आखेट करने से मानव में ये फ़ायदा हो गया कि वो बड़े बड़े जानवर का जो करते थे तो थोड़ा यूज करके वो ख़राब हो जाते थे, जो मांस तो दोबारा वो यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन जब छोटे जानवर का आखेट करने लगे तो वो एक बार में वो और उनका परिवार, वो उससे या फिर उनका झुंड, जो कह सकते हैं कबीला कह सकते हैं, जो एक साथ रह के आखेटक करते थे या खाद्य संग्रह करते थे, वो उसको यूज करने के लिए बहुत ईजी हो गया। उसमें देखते हैं क्या कि उसमें छोटे छोटे जानवर में जो है वो क्या क्या किस टाइप के जानवर, जो घास के भी मैदान बनने लगे। जैसे छोटे छोटे जानवर में हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अन्य जानवर की संख्या जो है बढ़ने लगी। जो कुछ लोग जो है जानवर, ये सब जानवर जो थे वो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इसके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी उनको हासिल हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालना के बाद, जैसे पालतू जानवर अभी हम लोग देखते हैं कि गाय है, फिर गाय, भेड़, बकरी हो गया, उस समय उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, या ये चीज़ कह सकते हैं कि तब धीरे धीरे वो देखते देखते सीखे। साथ ही मछली भी हो गया, जब झील हो गए, नदियाँ हो गए, तो मछली भी मुख्य आहार का मुख्य स्रोत बन गया। अब खेती पशुपालन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसी दौरान जो है उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों से हमें गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पशु, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, ये शायद की बात है। साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ से उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों को अनाज को खुद पैदा करना सीख गए और धीरे धीरे वे कृषक बन गए। कृषक बनना भी एक बहुत बड़ी, समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी क्रांति के रूप में काम कर गए, उसे हम आगे देखते हैं। क्या कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना और पालतू बनाना शुरू किया होगा। सबसे पहले हम जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया उसमें हम कुत्ता का जंगली पूर्वज है, कुत्ते कह सकते हैं। धीरे धीरे लोग जो है भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घर के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे, तो अक्सर लोग अन्य जानवरों को, जो आक्रमणकारी जानवर थे, उससे तो उन्हें लगता था कि नहीं, इससे तो जो आक्रमणकारी जानवर थे उसके सींग भी बड़े बड़े, वो जानवर भी बड़े बड़े होते थे, जो छोटे छोटे जानवर की अपेक्षा में अलग होते थे, तो इनके लिए भी ये सुविधा हो गया कि हाँ, इन्हें पालतू बनाया जा सकता है।
और धीरे धीरे जो मानव है वो पशुपालक बन गए। आगे देखते हैं, बचने की प्रक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बचने की प्रक्रिया आखिर स्टार्ट कैसे हुई? जब लोगों ने ये देखा कि पौधे उगाना है, कृषि करना है, तो उसके लिए बहुत ही पैसेंस और टाइम चाहिए थे। जैसे लोगों के द्वारा पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करने के लिए बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अक्सर जो है करते क्या थे, अपनाए गए कि पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते थे, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि भिन्न होते थे। इसी की वजह से बचने की प्रक्रिया में जो दिशा अपनाए गए वो पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। जैसे देखते हैं उदाहरण के लिए कि आमतौर पे जो पौधे और जानवर होते थे उसका चयन करते थे जिनकी बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, उन्हीं पौधों को भी चुनते थे जिनमें बड़े दाने होते थे और अनाज पैदा होता था। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के बाहर को संभाल सके। ऐसे जो पौधे होते हैं उसके बीज को लोग संभाल कर रख देते थे ताकि उन्हें उगाने दोबारा उसको यूज करने के लिए वो सुरक्षित रख पाए। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए जो चुना जाता था जो अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते क्या है कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवर तथा पौधे धीरे धीरे भिन्न होते गए। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते क्या है कि जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत सींग जो थे वो छोटे थे। अब बचने की प्रक्रिया जैसे एक जगह चली वैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया में चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हो गई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसे बचने की प्रक्रिया की वजह से ही है। कृषि के लिए जो अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल था वो गेहूं और जौ आता है। इसी तरह जो सबसे प्राचीन पालतू जो जानवर बनाए गए थे इसमें कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। हम लोग देखते क्या है, एक नवीन जीवन शैली। हम लोग देखते क्या है कि अगर हम किसी पौधे को बीज कर हम बोकर देखते हैं या फिर हम लोग आस पड़ोस में भी देखते होंगे कि किसी पौधे को और हम लोग उसको प्लांट करते हैं, बोते हैं, तो हम लोग देखते क्या है कि इसे जो विकसित होता है इसमें हमें समय लगता है। इसमें बहुत कुछ दिन लगते हैं, महीने लगते हैं या साल साल लग जाते हैं। इसीलिए जब लोग पौधा जो उगाना शुरू किए तो उसका देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी रहा। उस देखभाल करने के लिए उन्हें लंबे समय तक एक ही स्थान पे रहना पड़ा। बीज को बोने से लेकर फसल के पकने, सिंचाई करने, खरपतवार हटवाने, जानवर और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल हो गए। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ा और अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए लोगों को इसकी भंडारण की बात सोची। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तने, टोकरी बुनी या फिर जमीन का गड्ढा खोदा। यही प्रक्रिया है जिस कारण लोगों ने बचना स्टार्ट कर दिया और घुमंतू जो लाइफ था उससे इनमें एक स्टेबिलिटी आ गई। ये भी नियोलिथिक का बहुत बड़ा एक क्रांति के रूप में हम देख सकते हैं। अब जानवर जो चलते फिरते खाद्य भंडारण, ये अगला नेक्स्ट टॉपिक है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी जो है संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की जो देखभाल करना है तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है या होता है, जनरली होता ही है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसे आज भी हम लोग देखते हैं। गाय, भैंस, बकरी, जितने भी दुधारू पशु है जिन्हें आज भी लोग पालतू बनाकर अपने घर में रखते हैं, जिससे वो दूध प्राप्ति में व्यवसाय के रूप में यूज करते हैं, अपना यूज करते हैं। और यही जानवर से बहुत सारे जानवर जैसे कुछ बकरी हो गए, बकरा हो गए, मुर्गी हो गए, इसे भी लोग पालते हैं ताकि उसे मांस के रूप में यूज कर सके। तो एक खाद्य भंडारण का एक अलग ये भी तरीका हो गया। आगे है आरंभिक
कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम लोग पता करते हैं। जैसे हम लोग देखते क्या है कि हम लोग जो देखे थे नीले वर्ग में जो दिखाया गया था, इनमें से प्रत्येक जो बिंदु है उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जहाँ हम लोग मेहरगढ़ भी देख चुके हैं, लौरा देवा देख चुके हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में उपजाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिणी भारत में देखा गया है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूना का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने का अवशेष प्राप्त हुए, जो हमें बिहार में भी तिलवारा से भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, चाहे रीजन जो भी हो। लौरा देवा से भी जो प्राप्त हुए हैं, बट वैज्ञानिक जो है, पुरातत्ववेत्ता है, इन दोनों का अनाज का एक अलग अलग पहचान करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि कौन सी हड्डी किसकी है। अस्थायी जीवन की ओर अब देखते हैं। पुरातत्वविदों को बहुत सारे स्थान पे झोपड़ी का भी एविडेंस मिला है, पोस्ट होल्स मिले हैं। जैसे हमारे बिहार में पैसरा से मिले हैं, कर्नाटक में हुंसगी से मिले हैं। बहुत सारे स्थान से हमें पोस्ट होल्स के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से ये देख के लगता है कि यहाँ झोपड़ी बनाया होगा, यहाँ घर का निशान हुआ होगा। बहुत जगह तो हमें घोस्ट वॉल मिलते हैं। घोस्ट वॉल कहने का मतलब ये है कि यहाँ बस मायने लगाया जा सकता है कि हाँ, यहाँ पहले कोई दीवार जो है खड़ा था, उसका छोटा मोटा बस एक एविडेंस मिलता है, जो अभी वास्तव में होता नहीं है, इसलिए इसे घोस्ट वॉल कहा गया है। अब हम लोग देखते क्या है कि नेक्स्ट की बुर्ज होम है, जो वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे, गर्तावास कहते थे। इनमें उतरने के लिए लोग सीढ़ियाँ भी बनाते थे, और इससे फ़ायदा क्या होता था कि उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा भी प्राप्त हो जाती थी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पे आग जलने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। आगे है, बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणकालीन उपकरणों से एकदम अलग है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इसलिए इसे नव पाषाणकाल माना गया है। इसमें जो औजार प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी धारदार होते थे और अधिक पैने करके और उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। नियोलिथिक में, नवपाषाण काल में हमें ओखली, मूसल का भी प्रयोग, अभी हम लोग देखते क्या है, ओखली का प्रयोग अपने अभी भी घर में देखते हैं। मूसल का प्रयोग, सिलवट्टे का प्रयोग जो हर किसी के घर में होता है, ये भी क्या है, पाषाण से ही बना हुआ है। कह सकते हैं कि पाषाण काल जो कई हजार साल पहले से लेकर अभी वर्तमान 21वीं सदी में भी हमें पाषाण का उपयोग जो है डेली यूज में किया जाता है। साथ ही वनस्पति अनाज का प्रयोग हम अन्य चीज़ों को पीसने के लिए करते हैं। आज 1000 वर्ष बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उस तरह प्राचीन जो है प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होते रहा है। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे, बने प्राप्त होते हैं। यहाँ हम नवपाषाण काल के कुछ औजार को देखेंगे। यहाँ देखते हैं एक मेदभान। अब इसको देख के सोचिए, आप पता कमेंट कीजिए कि ये जो है पॉट्स, इसका यूज किस चीज़ में हुआ होगा। अब देखते क्या है कि ये जो मिट्टी के हमें बर्तन मिले हैं, इनमें काफ़ी कभी कभी बहुत सारे अलंकरण नहीं होते हैं। रेड बेयर, BRW, ब्लैक एंड रेड बेयर,
हर अलग अलग तरह के हमें मेज़ भांड अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइम में हमें देखने को इसका मिलता है। जैसे अभी भी हम लोग घर में देखते क्या है कि कुम्हार के द्वारा पानी पीने के लिए एक घड़ा का यूज होता है, वो भी मिट्टी के बने हुए हैं। अभी तो मिट्टी का जो बर्तन है बहुत सारे हम लोग देखते हैं शादी में भी यूज होता है, जो एक रस्म होता है लावा बुझाना उसमें भी यूज होता है। लेकिन प्राचीन काल के लोग किस किस चीज़ में यूज करते थे? इन्हें खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और कुछ जो अपना उनका जो अनाज है उसे स्टोर करने के लिए भी इसे यूज किया जाता था। इसमें गेहूँ, चावल, दलहन जैसे अनाज जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें बनाए जाते थे, और इसे स्टोर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। इसके साथ लोग जो है कपड़ा बुनना भी स्टार्ट कर दिए थे। इसके लिए कपास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपास से ही हमें जो है रुई प्राप्त होती है। इसी से कपड़ा बनना बुनना स्टार्ट हुआ। कपास का एविडेंस भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राचीन मिलता है। ऐसी बात नहीं है, क्या बात नहीं है, देखते क्या है कि एक तरफ जहाँ कई जगहों पे स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के लिए काम करते थे, वहीं अन्य लोग ने 1000 साल से दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन का भी अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। हम लोग देखते क्या है, एक मेहरगढ़ का एक परिदृश्य देखते हैं। ये मेहरगढ़ का जो एविडेंस प्राप्त हुआ है उसे देखते हैं कि ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ता जो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्तर है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष इसी इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी पालना सीखा। इस हिसाब से मेहरगढ़ काफ़ी मायने रखता है। और मेहरगढ़ से मैं बता चुकी हूँ कि इससे हमें जो है कपास का भी एविडेंस मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरी की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ से इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए भी यूज होता है। अब मृत्यु के बाद जो सामान्यतः जनरली जो देखते हैं, मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है क्या है कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। इसलिए जो कब्र में उस वक्त की यह धारणा थी कि मृत्यु के बाद भी है, लोग आएंगे उठेंगे, जो जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं, जो जो उनकी यूज की चीज़ें हैं, उन्हें उस मृतक के साथ दफना दिया जाता था। जिसमें हम मेहरगढ़ से भी ऐसे बहुत सारे कब्र मिले हैं। इस कब्र में देखते क्या है कि एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा कि हाँ, कभी इनको भूख लगे तो ये उठ के खा ले। इस समय ये धारणा थी उनकी। आगे हम देखते क्या है कि फ्रांस, जैसे हम लोग भीमबेटका में भी रॉक पेंटिंग को देख चुके हैं, अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में देखते हैं फ्रांस में विविध गुफा में कई ऐसे चित्रकारी मिले हैं, वो देखते हैं। इस पुरास्थल की जो खोज हुई लगभग 100 साल पहले एक 4 स्कूली छात्रा ने किए थे। जैसे ट्रैक पे गए देखें, इससे इनकी खोज हो गई। इस तरह के चित्र जो है लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच में बनाए गए हैं। इनमें कई जानवर चित्र ऐसे मिले हैं, जैसे इसमें जंगली घोड़े मिले हैं, गाय मिले, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंघा, सुअर जैसे गहरे चमकीले रंगों को से चित्रित किया गया है, जिसको हम लोग देखते हैं। और इन चित्रों में अभी के जैसे जो हमें कलर्स मिलते हैं वो तो थी नहीं। इन चित्रों में जो रंग का यूज किया है वो सारे जो रंग का यूज, चाहे यहाँ बात करें या बिंद की पहाड़ी की बात करें, कैमूर की बात करें, भीमबेटका की बात करें, स्पेन की बात करें, या फिर फ्रांस की जो पेंटिंग्स प्राप्त हुई है, इन सब में जो भी यूज किया गया है वो प्राकृतिक रंग का यूज किया गया है। इन रंगों में लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ का भी यूज किया गया है। और इस चित्र को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार करने पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया जाता था। ये सब एक धारणा है और कंट्रोवर्सी है, आखिर क्यों बनाते थे।
इसमें अभी भी रिसर्च जारी है। अब हम लोग देखते हैं नपाषाणिक स्थल को हम देख चुके हैं। बुरझोम है, जो चेचर है, बिहार में देखते हैं चेचर है, चिरांद है, और भी बहुत सारे स्थल है जिन्हें आप नेट पे सर्च करके हमें कमेंट करें। अब देखते क्या है, नपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक सटल हयुग तुर्की में है। यहाँ चताल लिखा है, इसे सटल हयुग है। सटल हयुग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज के स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया एक चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़िया, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए या वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पे लाया करते थे। अभी चैप्टर समाप्त हो चुका है। कैसा लगा आपको ये सेशन? कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।